Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 16th of December 2020. Regarding today's topic for discussion from mains point of view, we are going to discuss 7 news, and from the prelims point of view, we are going to discuss 3 news. So let's start. सबसे पहले न्यूज़ है जीएस पेपर वन से. द न्यूज़ इज रिलेटेड टू द टॉपिक दैट इज इम्पॉर्टेंट geophysical phenomena such as earthquakes, tsunamis, volcanic activities and cyclones. So news क्या है? What is the causing the dip in Delhi's temperature? तो रिसेंटली क्या हुआ है, एक रैपिड डिक्लाइन दिखा है इन द मिनिमम टेम्परेचर इन दिल्ली. ठीक है, और वो नोट हुआ है फ्रॉम 14.4 डिग्री सेल्सियस टू 4.4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो एक रैपिड डिक्लाइन दिखाई दिया है दिल्ली के टेम्परेचर में. ठीक है, तो ये जो डिक्रीज दिखा है, ठीक है, ये जो डिप दिखा है, ठीक है, वॉज 5 डिग्री बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर. एंड अभी देखते हैं कि व्हाट आर द रीजंस कि किस वजह से जो ये डिपनिंग दिख रहा है दिल्ली के टेम्परेचर में. तो सबसे पहला एक यहाँ पे जो रीज़न मेंशन है वो है ऐसा कि देयर has been a significant amount of a snowfall over a past few days in the state, falling in the West Himalayan range, that is Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, which are under the influence of a western disturbance. ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से, ठीक है, तो कुछ जो हिमालयन रेंज के, ठीक है, तो वेस्टर्न हिमालयन रेंज के, ठीक है, जो स्टेट्स है वहाँ पे ना, ठीक है, अपर पार्ट हो गया, ठीक है, इतना अच्छे से नहीं हो रहा बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है. तो आप देख सकते हैं कि JNK का पार्ट एंड हिमाचल प्रदेश का पार्ट एंड उत्तराखंड का पार्ट. ठीक है, तो इन रीजन्स में क्या हो रहा है, काफ़ी दिनों से जो है स्नोफॉल हो रहा है एंड दिस इट इज़ ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड ऑब्वियसली ड्यू टू द फ्लो ऑफ एयर. वो जो है कहीं ना कहीं दिल्ली, ठीक है, जैसे एक लैंडलॉक कंट्री है, सॉरी लैंडलॉक प्लेस है, ठीक है, तो दस वहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है. सेकेंड रीज़न क्या है, ये जो स्नोफॉल है इन द वेस्टर्न हिमालयन रेंज, दैट इज़ मीन्स वो कोल्ड है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है, वो जो ब्लो होते हैं दिल्ली के तरफ, ठीक है, फ्रॉम इट्स डायरेक्शन ऑफ इट्स हाई एल्टीट्यूड एरिया एंड क्लियरिंग ऑफ द क्लाउड कवर विच इज़ पासिंग फ्रॉम ऑफ अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड लीड टू द टेम्परेचर फॉल. ठीक है, तो ऑब्वियसली इनकी वजह से, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट विंड के वजह से जो वहाँ पे फिर ब्लो होता है एयर, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इट यूज टू क्लियर द क्लाउड कवर विच इज पासिंग ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड फर्दर इट लीड टू द फॉल ऑफ अ टेम्परेचर. ठीक है, अभी नेक्स्ट रीज़न है कि जो लैक ऑफ अ क्लाउड कवर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लीड करता है हायर रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इनटू द एटमॉस्फेयर एट द नाइट एंड फर्दर विच लीड टू द कूलिंग ऑफ द ग्राउंड. एंड मोर एवर अंडर दिस इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्टिविटी, जैसे कि लानिना का क्लाइमेट पैटर्न हो गया, टेम्परेचर जो है ग्लोबली, ठीक है, वो जो है डिपन हो गया है. सो दिस आर द फ्यू रीजन की वाई देर इज़ अ डिपनिंग इन द दिल्लीज टेम्परेचर. ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, तो काफ़ी स्टेट्स में जो है स्नोफॉल हो रहा है. ठीक है, एंड दस स्नोफॉल देन कोल्ड विंड्स, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड एंड दे वो ब्लो हो रहे हैं. ठीक है, दिल्ली एंड दिल्ली की तरफ ब्लो होने की वजह से जो क्लाउड कवर है, ठीक है, वो जो है वो क्लियर हो रहा है एंड फर्दर लैक ऑफ अ क्लाउड कवर कहीं ना कहीं जो लीड कर रहा है हायर रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सर्फेस एंड जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हायर रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर एट द नाइट टाइम एंड फर्दर इट लीड टू द कूलिंग ऑफ अ ग्राउंड एंड फर्दर जो इन्फ्लुएंस है लानिना का. ठीक है, तो दिस आर द फ्यू रीजंस. अब हम देखते हैं कुछ बैकग्राउंड. सो तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म को भी बोल सकते हैं, जो ओरिजिनेट होता है मेनली इन द मेडिटेरियन रीजन. ठीक है, इट इज़ ए एरिया ऑफ लो प्रेशर जो सडनली शॉवर स्नो एंड फॉग इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. ठीक है, तो वो हो गया, हमने देख लिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो न्यूज़ थी पहली वो कंप्लीट हो गई है. अब हम देखते हैं GS2 पेपर से न्यूज़ थी, व्हाट इज़ द रिव्यू पिटीशन. तो रिसेंटली क्या हुआ है, जैसे कुछ दिन पहले हमने काफ़ी बार ये जो कंटेक्स्ट था वो डिस्कस हो ही गया है कि जो एक एक्टिविस्ट लॉयर दैट इज़ प्रशांत भूषण, ठीक है, उन पे जो एलिगेशंस लगे थे, ठीक है, उनके ऊपर जो केस चल रहा था, जिसकी वजह से अभी जो है प्रशांत भूषण दे हैव मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड दे आर सीकिंग अ डायरेक्शन दैट
his to appeal in which he has sought a review of his order, convicted and sentenced him from the contempt of the court. ठीक है, तो उन पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस लगे हैं तो उसके रिलेटेड उन्होंने जो है ही हैड मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड ही हैज सॉट फॉर द रिव्यू of his order and be heard after the adjudication of his separate petition raising the issue of right to appeal in such matter. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि रिव्यू पिटिशन क्या होता है और कब वो फाइल की जाती है. तो जजमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट बिकम द लॉ ऑफ अ लैंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनली क्या होता है एंड इट इज़ फाइनल किया जाता है बिकॉज इट प्रोवाइड अ सर्टनिटी फॉर अ डिसीजन फॉर डिसाइडिंग अ फ्यूचर केसेस. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन जो इटसेल्फ एक पावर देता है अंडर द आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को कि वो रिव्यू करे उनके कोई भी जो जजमेंट होते हैं या ऑर्डर होते हैं, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 137. ठीक है, 137 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो उनके जो जजमेंट्स हैं उसको या उसके उनके जो ऑर्डर्स है उसको रिव्यू करे. एंड दिस डिपार्चर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी इज एंटरटेन्ड अंडर द स्पेसिफिक है ना नैरो ग्राउंड. ठीक है, तो अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं कि जब रिव्यू जो when it used to take place, जो लॉ होता है इज दैट इट इज़ अलाउड नॉट टू टेक अ फ्रेश स्टॉक ऑफ दिस केस बट करेक्ट द ग्रेव एरर्स एंड हैव रिजल्टेड इन द मिसकैरेज ऑफ अ जस्टिस. ठीक है, तो कुछ न्यू जो है पॉइंट्स ना कंसिडर करते हुए जो इनिशियली इसके जो भी ग्रेव पॉइंट्स थे, ठीक है, ग्रेव मतलब जो भी ग्रेव एरर्स थे उसको करेक्ट किया जाता है इन केस ऑफ अ रिव्यू. ओके, अब हम देखते हैं कि व्हेन कैन अ रिव्यू पिटिशन बी एक्सेप्टेड, कब एक्सेप्ट की जाती है. तो 1975 के रूलिंग के अकॉर्डिंग जस्टिस कृष्णन अय्यर उन्होंने ऐसा बोला था कि रिव्यू कैन बी एक्सेप्टेड ओनली वेयर अ ग्रैनुलिंग omission or a patent mistake or like a grave error has crept in earlier by the judiciary फॉलिबिलिटी. ठीक है, तो जुडिशरी की किस गलती के वजह से, ठीक है, किसी भी टाइप के इनिशियल उनके उस केस में कुछ भी ग्रेव एरर, ठीक है, या पेटेंट मिस्टेक दिखाई दे रही हो, ओनली इन दैट केस द रिव्यू कैन बी एक्सेप्टेड. रिव्यू इज नॉट नो मीन एज अपील इज डिस्कस, दैट ओनली मीन दैट जो कोर्ट है वो अलाउ करता है नॉट टू टेक अ फ्रेश केस बट टू करेक्ट द ग्रेव एरर. अब हम देखते हैं फाइलिंग द रिव्यू पिटिशन वो किस तरीके से फाइल की जाती है. तो जो सिविल प्रोसीजर है कोड एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो पर्सन होता है एग्रीड बाय अ रूलिंग कैन सीक अ रिव्यू. एंड ये इम्प्लाइज करता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली अ पार्टी टू द केस कैन सीक अ रिव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर जजमेंट. तो रिव्यू पिटिशन जो होती है उसको फाइल किया जाता है विद इन द 30 days ऑफ अ डे ऑफ अ जजमेंट और दैट पर्टिकुलर ऑर्डर. एंड इन द सर्टन सर्कमस्टेंसेस कोर्ट जो होता है कैन कंडोन द डिले इन फाइलिंग द रिव्यू पिटिशन इफ द पिटिशनर कैन इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग रीजन दैट जस्टिफाई द डिले. ठीक है, तो अगर 30 दिन के अंदर अगर उनका फाइल नहीं भी हुआ देन जो पिटिशनर होता है वो अगर उन्होंने एक वैलिड जस्टिफिकेशन दिया देन कुछ सर्कमस्टेंसेस पे उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है. सो दिस आर द स्टेप्स हाउ टू फाइल अ रिव्यू पिटिशन. अब हम देखते हैं द प्रोसीजर टू बी फॉलोड. तो कैसा होता है, जो रूल्स होते हैं, ठीक है, रूल्स जो स्टेट किए जाते हैं दैट रिव्यू पिटिशन वुल ऑर्डिनरली बी एंटरटेन्ड विदाउट ओरल आर्गूमेंट बाय अ लॉयर. ठीक है, तो ओरल आर्गूमेंट थ्रू नहीं होते हैं एंड जो रिव्यू पिटिशन है कैन ओनली हर्ड एज far as a practicable by the same combination of a judges who deliver the order or the judgment. ठीक है, तो जिसने लास्ट टाइम उन्होंने, ठीक है, क्यों रिव्यू किया है, ऑब्वियसली तो इनिशियल कोई केस होगा तो उस केस के टाइम पे जो भी जजेस थे वही जो है यूज टू हियर, ठीक है, सेम कॉम्बिनेशन ऑफ अ जजेस जिसने डिलीवर किया था जजमेंट, ठीक है, दे यूज टू हियर द पिटिशन. एंड इफ जो जज रिटायर हो गया या कभी अवेलेबल नहीं रहा तो रिप्लेसमेंट जो है वो की जाती है एंड कीपिंग इन द माइंड द सीनियोरिटी ऑफ द जजेस. एंड इन एक्सेप्शनल केसेस कोर्ट अलाउ करता है एन ओरल हियरिंग. एंड इन 2014 के केसेस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रिव्यू पिटिशन इन ऑल डेट पेनाल्टी कैन बी हर्ड इन द ओपन केस बाय द बेंच ऑफ अ 3 जजेस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट. ठीक है, और सॉरी मैंने जब ये फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था तो मैंने बोला था कि ओरल आर्ग्यूमेंट कैन बी हियर, सॉरी वो रॉन्ग था. ठीक है, तो विदाउट, ठीक है, विदाउट ओरल आर्ग्यूमेंट. ठीक है,
तो ये पॉइंट नोट करना। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्शन आफ्टर रिव्यू पिटिशन फाइल्ड। ठीक है, रिव्यू पिटिशन फेल, ठीक है, उसके बाद का ऑप्शन क्या होता है। तो एक केस हुआ था 2002 में जिसका नाम था रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस। तो उस टाइम पे कोर्ट जो था वो इन्वॉल्व था द कंसेप्ट ऑफ अ क्यूरेटिव पिटिशन। ठीक है, क्यूरेटिव पिटिशन का जो कंसेप्ट है वो लाया गया था, एंड विच इज हर्ड आफ्टर द रिव्यू पिटिशन इज डिसमिस। ठीक है, तो रिव्यू पिटिशन जब डिसमिस हो जाती है तब क्यूरेटिव पिटिशन हम ला सकते हैं। अभी क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है, इट इज ऑल्सो एंटरटेन ऑन वेरी नैरो ग्राउंड लाइक अ रिव्यू पिटिशन एंड इट इज नॉट जनरली गारंटेड एन अ ओरल हियरिंग। ठीक है, तो ये हो गया एक क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में। इट इज ओनली फाइल आफ्टर द रिव्यू पिटिशन इज बीन डिसमिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिव्यू पिटिशन रिलेटेड न्यूज़। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका हेल्ड दैट जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, अंडर द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कैटेगरी आर कंसिडर टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर एडमिशन ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्सेज। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि जो भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो भी मतलब जो स्टूडेंट्स है पर्टिकुलरली, ठीक है, आर कंसिडर टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया वाइल टेकिंग द एडमिशन टू द प्रोफेशनल कोर्सेज। रिगार्डिंग फ्यू बैकग्राउंड, ये एक अपील आई थी, ठीक है, विच वॉज फाइल्ड इन द कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट द अप्रैल 2016 सिंगल जजमेंट और वी कैन से द वर्डिक्ट। ठीक है, जो अलाउ करता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, दे कैन सीक एडमिशन टू द प्रोफेशनल कोर्सेज इन अ रेगुलर कोटा ऑफ द सीट एंड दस इसी के रिलेटेड में क्या हुआ था, बाद में स्टेट गवर्नमेंट वांट टू रेस्ट्रिक्ट देयर एडमिशन ओनली अंडर द एनआरआई कोटा। ठीक है, तो एक पील आई थी कि उस टाइम पे उस वर्डिक के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको रेगुलर कोटा में एडमिशन मिलेगा, बट स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लाए थे और उनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि दे कैन गेट द एडमिशन इन द एनआरआई कोटा। ठीक है, तो अभी उसी के बिहाफ में क्या है, ये न्यू जजमेंट आया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर कौन होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम, ठीक है, वो लाई थी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट 1995 को। ठीक है, उसको अमेंड करके 2005 में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम लाई थी एंड ओनली ऑन जनवरी 2015, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसकंटिन्यू कर दिया PIO कार्ड एंड उसको मर्ज कर दिया विद द OCI कार्ड। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अलाउ करता है, ठीक है, अलाउ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फॉरेन होल्डर फॉरेन नेशन की वो अप्लाई कर सकते हैं OCH कार्ड के लिए, ठीक है, OCI कार्ड के लिए, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए। अभी कौन से है एलिजिबिलिटी, तो सबसे पहला है कि जो भी सिटीजन होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सिटीजन जो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, इज अ सिटीजन ऑफ India at a time or after the constitution came into effect, that is 26 January 1950, eligible to become a citizen of India on January 26 1950, belong करता है to the territory that become the part of India after the independence, that is 15 August 1947, child or descent जो होता है of a person from any of the above mentioned category। ठीक है, and जो minors होते हैं of a person belonging to the to any above one, and जो minor child of whom either or both the parents are the citizen of India, और जो foreign origin spouse होते हैं of a citizen of India being a होल्डिंग अ OCI स्टेटस, ठीक है, जब उनके मैरिड जो होती है नीड टू बी रजिस्टर्स एंड जो मैरिड होती है फॉर मोर देन 2 ईयर कंटिन्यू बिफोर द डेट ऑफ अ अप्लीकेशन। ठीक है, तो दिस आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन से पर्सन जो है अप्लाई कर सकते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शनल भी यहाँ पे है। तो एनीवन जो भी अप्लाई करता है OCI कार्ड के लिए शुड होल्ड अ वैलिड पासपोर्ट ऑफ अ अदर कंट्री। ठीक है, इंडिविजुअल अगर देखा जाए डू नॉट हैव एनी सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द OCI स्टेटस, और कोई भी इंडिविजुअल जिसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स होल्ड करते हैं सिटीजनशिप ऑफ अ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल नहीं होते हैं टू अप्लाई फॉर द OCI कार्ड। ठीक है, अभी बेनिफिट क्या होता है OCI कार्ड होल्डर को, तो एक लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है कि वो विजिट कर सकता है इंडिया को मल्टीपल टाइम। ठीक है, स्पेशल परमिशन नीड होती है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च वर्क इन इंडिया। ठीक है, किसी भी टाइप का रेस्ट्रिक्शन ठीक नहीं होता है, नो नीड टू
किसी भी टाइप के रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती है विद द फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और अ फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स फॉर अ लेंथ टू स्टे, कि इतने टाइम तक वो स्टे कर सकते हैं, उसी उसकी भी जो है एक रजिस्टर वगैरह नहीं करना पड़ता है अगर किसी भी पर्सन के पास ओसीआई का कार्ड होल्ड कर रहा हो तो, ठीक है। एक्सेप्ट फ्रॉम द एक्वाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टी, ओसीआई के कार्ड होल्डर जो होते हैं हैव अ सिमिलर फैसिलिटीज जो एक्सटेंड की जाती है टू द एनआरआई इन द इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड एजुकेशन फील्ड्स, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल है एंड अलॉन्ग विद दिस सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है एज द एनआरआई इन रिस्पेक्ट टू द इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ ए इंडियन चाइल्ड। ऑल्सो ट्रीट एज पर द एनआरआई रिगार्डिंग एंट्री फीस जो लगती है फॉर अ नेशनल मॉन्यूमेंट्स, प्रैक्टिस ऑफ अ प्रोपोगेशन प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर, डेंटिस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटर, फार्मासिस्ट वगैरह, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम एनआरआई जो पार्टिसिपेट करते हैं इन ऑल इन या प्री मेडिकल टेस्ट एंड सच एंड ट्रीटेड एज पर द इंडियन सिटीजन इन अ मैटर ऑफ ट्रैफिक इन अ एयर फेज इन इंडिया डोमेस्टिक सेक्टर्स एंड सेम फीस लगती है एज दैट द इंडिया, ठीक है, कोई भी नेशनल पार्क्स में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री करना हो तो। और ओसीआई की जो बुकलेट है, ठीक है, कैन बी यूज एज अ आइडेंटिटी टू अवेल द सर्विसेज, और एक एफिडेविट कैन बी अटैच्ड विद द लोकल एड्रेस एज अ रेसिडेंशियल प्रूफ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, ठीक है, ये सारा स्टैटिक ही है, ठीक है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। देयर आर सर्टन रेस्ट्रिक्शन प्लेस ऑन ओसीआई कार्ड होल्डर, ठीक है। अभी उनके पास कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होते हैं कि वो जो है राइट टू वोट नहीं अश्योर करते हैं। अलॉन्ग विद दिस दे डू नॉट हैव राइट टू हैव एनी पब्लिक और पब्लिक सर्विस और गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और द मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और अ कंसिल, एंड वो किसी भी तरीके का एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी ओन नहीं कर सकते। सो दिस आर द फ्यू रेस्ट्रिक्शन टू द ओसीआई कार्ड होल्डर, ठीक है, दैट इज ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। वाई वॉन्ट गल्फ एनआरआई गेट पोस्टल वोटिंग राइट फॉर नाउ। तो कंटेक्स अगर देखा जाए तो जो इलेक्शन कमीशन है हैज़ न्यू नेम किया है उन्होंने कुछ कंट्रीज़ का, ठीक है, दैट where it will like to have a postal voting introducing to the NRI on a पायलट बेसिस, ठीक है। तो एनआरआई की ठीक है, तो एनआरआई वाइल कास्टिंग देयर वोट, तो वो क्या है पोस्टल वोटिंग थ्रू जो है करेंगे, ठीक है। तो ये पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया जा रहा है। इंडिया ने कुछ कंट्रीज के नाम जो है दिए हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नाम दिए हैं। द प्रपोजल मे बी गेट इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट फॉर द वोटर बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो व्हाट इज द करंट स्ट्रेंथ ऑफ एनआरआई वोटर्स, ठीक है, एनआरआई वोटर्स का करंट स्टेट कितना है, ठीक है। तो जो यूएन की रिपोर्ट है 2015 के अकॉर्डिंग, तो इंडियाज डायस्पोरा पॉपुलेशन जो है इट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज 16 मिलियन पीपल। रजिस्ट्रेशन ऑफ एनआरआई वोटर अगर देखा जाए इस कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, एंड अ लिटल ओवर 1 लाख ओवर सी इंडियन रजिस्टर एज अ वोटर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन। लास्ट ईयर अगर देखा जाए जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, रफली 25,000 जो थे ऑफ देम फ्लू टू इंडिया टू वोट, ठीक है, वो इंडिया में आके वोट किया था उन्होंने। एंड आउट ऑफ 1.18 लाख जो एनआरआई वोटर्स थे उनमें से लार्जेस्ट नंबर जो था अबाउट 89,000 आर रजिस्टर्ड टू वोट इन द केरला, एंड सेकेंड लार्जेस्ट अगर देखा जाए वो रजिस्टर थे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये एक हो गया स्टैंड कि कितने वोटर्स जो है करंट स्ट्रेंथ कितना है एनआरआई वोटर्स की। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इलेक्शन कमीशन लिविंग आउट ऑफ द गल्फ कंट्रीज, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये पायलट बेसिस पे जो है पोस्टल बैलेट का सिस्टम वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितने कंट्रीज पे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी टाइप का एक गल्फ कंट्री नहीं है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन का रीजन क्या है कि वाई दे आर लिविंग out the Gulf countries, तो holding a democratic election involving the voter giving outside the Indian mission and embassies in the non-democratic country will require permissions and the host nation may not approve, ठीक है। तो जब इलेक्शन उनको, ठीक है, पोस्टल बैलेट थ्रू करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली उनको जो है इंडियन मिशंस या इंडियन एम्बेसीज जो है वहाँ पे उनको, ठीक है, उनको जाके वोट वगैरह कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन फर्दर पोस्टल बैलेट की जो सिस्टम है उसके थ्रू अप्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा जो भी नॉन
ये जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है तो उस कंट्री में, ठीक है, जो नॉन डेमोक्रेटिक है तो उनको इसके लिए जो है परमिशन रिक्वायर्ड करे लगेगी। एंड फर्दर कुछ जो है वहाँ के नेशंस, ठीक है, दे कैन नॉट अप्रूव, ठीक है, तो ये एक रीज़न है। एंड दस ये कहीं ना कहीं कंसर्न अराइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन को, फॉर नाउ हैज़ एन इंक्लूड द गल्फ कंट्रीज इन दिस प्रपोजल। अब देखते हैं, इफ अप्रूव हाउ विल वोटिंग बाय द पोस्टल बैलेट वर्क, ठीक है, अगर अप्रूव हो गया तो पोस्टल बैलेट थ्रू कैसा, किस तरीके से वोटिंग किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया है कि जो एनआरआई है जो इंटरेस्टेड है इन द वोटिंग थ्रू द पोस्टल बैलेट इन द इलेक्शन, उनको जो है इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिटर्निंग ऑफिसर को नॉट लेटर देन द 5 days आफ्टर द नॉमिनेशन ऑफ द इलेक्शन, सॉरी नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन। ऑन रिसीविंग सच इंफॉर्मेशन, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होगा, ठीक है, विल डिस्पैच करेगा बैलेट पेपर को इलेक्ट्रॉनिकली। एंड एक डेजिग्नेटेड जो ऑफिसर रहेगा इन द इंडियन मिशन, ठीक है, वो डाउनलोड करेगा वो बैलेट पेपर ऑन द वोटर बिहाफ एंड उसको हैंड करेगा, ठीक है, हैंड इन करेगा ओवर द ओवरसी इलेक्टोरल। एंड जो भी इलेक्टोर रहेगा, ठीक है, ओवरसी इलेक्टोर रहेगा, कैन देन मार्क द प्रेफरेंस, ठीक है, वो प्रेफरेंस मार्क करेगा एट द मिशन, गेट अ सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम असिस्टेड बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। एंड फिर उनको जो है जिससे उन्होंने लिया है उसको वापस कर देगा। एंड फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो सील किया जाएगा इन एन एनवलप टू दैट मिशन। एंड दो उसके बाद क्या होगा, उसको डिस्पैच किया जाएगा एंड ऑल द एनवलप विल बी कलेक्टेड बाय द इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है, बाद में उसको जो है कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से वहाँ पे सेंड किया जाएगा। एंड फर्दर उसको जो है उसकी जो कॉपी है उनको दी जाएंगी जो भी वोट करने वाले हैं। एंड फर्दर प्रोसेस से, ठीक है, वो वोट देंगे एंड उसको एक एनवलप में पैक करके फर्दर उस वहाँ पे डिस्पैच किया जाएगा, ठीक है, तो ये एक हो गया प्रोसेस। व्हाट इज द करंट प्रोग्रेस ऑफ अ वोटिंग फॉर इंडिया हैविंग हु आर लिविंग इन अब्रॉड, ठीक है, तो करंट प्रोसेस क्या है। तो जो वोटिंग होती है, वोटिंग राइट ऑफ एनआरआई, वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में, ठीक है, थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग। बाद में क्या हुआ, एनआरआई जो है कैन वोट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी एज इन विच दे यूज टू लिव, ओके, वहाँ पे जो जहाँ पे वो रिसाइड करते थे एज मेंशन इन द पासपोर्ट, ठीक है। एंड शी कैन ओनली वोट इन अ पर्सन एंड विल हैव टू प्रोड्यूस हर पासपोर्ट इन द ओरिजिनल एंड द पोलिंग स्टेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बस नंबर्स दिया है कि कितने वोटर्स, ठीक है, एनआरआई ने वोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लक्चुएटिंग फॉर्म में दिया है। एंड फर्दर तो रीजंस क्या थे कि इतना लो उनका एनरोलमेंट है। तो सबसे पहला है कि लैक ऑफ अवेयरनेस कि एनआरआई को भी वोटिंग पावर है। सेकंड इज अ कम्बरसम प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की, और एक फिजिकल प्रेजेंस जो है ऑफ एनआरआई वोटर ऑन द पोलिंग डे। सो दिस आर द फ्यू रीजन कि क्यों इतना लो एनरोलमेंट होता है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, तो गवर्नमेंट को जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हैड इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल एक्ट इन दिसंबर 2017 इन लोकसभा, और जो इनेबल करता था, ठीक है, एक प्रॉक्सी वोटिंग, ठीक है, तो प्रॉक्सी वोटिंग एनआरए के केस में। एंड ये जो अमेंडमेंट है वो पास की गई थी लोकसभा में ऑन 9 अगस्त 2018, बट ये जो बिल है या हैज़ येट टू पास इन द राज्यसभा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। व्हाट इज द S-400 डील, वाई इज द इंडिया कॉशन एज यूएस सैंक्शन टर्की। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो यूएस है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट है, हैज़ इम्पोज अ सैंक्शन, ठीक है, उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं ऑन अ टर्की ओवर अंकारा एक्वाइजेशन ऑफ अ रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो एयर डिफेंस सिस्टम के एक्विजिशन के वजह से जो है यूएस ने टर्की पे कुछ सैंक्शंस लगाए हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द S-400 एयर डिफेंस मिसाइल एंड वाई डज इंडिया नीड इट। तो जो ये S-400 जो है त्रिमुफ इज़ अ मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, जो डिज़ाइन किया है बाय द रशिया एंड एक मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डेवलप मॉडल लॉन्ग रेंज, ठीक है, मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल इन द वर्ल्ड। एंड फर्दर कंसिडर्ड मच अहेड दैन द यूएस डेवलप, ठीक है, यूएस डेवलप जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस मिसाइल सॉरी डिफेंस सिस्टम है, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप मिसाइल है ये वाला, ठीक है, S-400। एंड इंडिया का एक्वाजिशन जो है इज़ अ क्रूशियल टू काउंटर द अटैक इन अ टू फ्रंट वॉर इंक्लूडिंग द हाई एंड F-35 यूएस फाइटर क्राफ्ट,
ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं कैटसा, ठीक है, एंड हाउ डिड द S-400 डील फार फॉल ऑफ इट्स एक्ट। तो कैटसा जिसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिका एडवाइजरी थ्रू द सैंक्शनिंग एक्ट, ठीक है, एक कोर ऑब्जेक्टिव है कि काउंटर करे ईरान को, रशिया को और नॉर्थ कोरिया को थ्रू द punitive measures. As per this act प्राइमरली डील किया जाता है विद द सैंक्शन ऑन रशियाज इंटरेस्ट, जैसे कि इन द फील्ड ऑफ ऑयल हो गया, गैस हो गया, इंडस्ट्री, डिफेंस, सिक्योरिटी सेक्टर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, किसके बैकड्रॉप में, इन द बैकड्रॉप ऑफ अ मिलिट्री इंटरवेंशन इन यूक्रेन एंड फर्दर इट्स एलिग्ड मेडलिंग इन द 2016 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं कि वाई डज द यूएस हैव अ हैज़ अ लॉ लाइक कैटसा टू बिगिन, ठीक है, तो यूएस इस तरीके का लॉ क्यों रखा है, तो फॉलोइंग द यूएस इलेक्शन एंड एलिगेशन जो रशिया पे लगे हैं, ठीक है, सम कॉल इन कंक्लूजन इन द यूएस इलेक्शन, ठीक है, कोलिजन इन द यूएस इलेक्शन, तो ये कहीं ना कहीं एक्सटेंड बिटवीन द वॉशिंगटन एंड मॉस्को हैज़ रीच अ न्यू लेवल, एंड जो एंगर है विद द मॉस्को एक्शन अराउंड द वर्ल्ड, यूएस के जो लॉ मेकर है आर होपिंग to hit the Russia where it hurt most. So in the defense and energy business तो वो कैटसा जो है उसको लाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंड व्हाट डज इट मीन फॉर इंडियाज डिफेंस लैंडस्केप। तो एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन आर्म ट्रांसफर डाटाबेस के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2010 और 2017 के टाइम पे रशिया वॉज अ टॉप आर्म सप्लायर टू इंडिया, एंड मोस्ट ऑफ द जो इंडियन वेपन्स है वो सोवियत, हम बोल सकते हैं दैट इज़ रशिया के ओरिजिन के हैं, जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्रा, ठीक है, किलो ग्लास कन्वेंशनल सबमरीन, सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ठीक है, MiG 21/27/29, ठीक है, ये तीनों भी है, Su-30 MKI फाइटर, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है वो रशिया से ही बोरो किए हुए हैं। एंड जो कैटसा है जो इम्पैक्ट करता है इंडो यूएस टाई को, ठीक है, तो यूएस ऑब्वियसली जो है कैटसा का जो पावर यूज़ करते हुए वो रशिया पे कुछ सैंक्शंस लगाते हैं, ठीक है, एंड दस इंडिया जो है रशिया से ही बाई करता है, एंड ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं यूएस और इंडिया के टाइज को जो है इम्पैक्ट करता है। एंड फर्दर एक पॉइंट देखा जाए कि वाइल इंडिया डजन गॉट ए वेवर from outgoing term administration on a S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, दिल्ली होप दैट इनकमिंग बिडेन जो है एडमिनिस्ट्रेशन वुड रिवाइज द फर्दर डिसीजन, ठीक है, तो ये हो गया एक न्यूज़। अभी यहाँ पे भी बस वही पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं कि यूएस वर्सेस रशिया इन इंडियाज आर्म मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इंडिया जो है बिगेस्ट आर्म सप्लायर, रशिया जो है इंडिया का बिगेस्ट आर्म सप्लायर रहा है। उसके यहाँ पे जैसे मैंने बोला ये नाम, ठीक है, ऊपर हमने जो डिस्कस किए थे वही नाम है यहाँ पे कि ये कौन से हमने उनसे बोरो किए हैं। और जो यूएस का केस देखा जाए, यूएस लुक आउट रशिया इन बैनिंग इंडियाज डील ओवर द लास्ट 3 to 4 years, एंड अगर कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स देखे जाए, ठीक है, इसी कैटेगरी में देखेंगे, ठीक है, ये रशिया का पार्ट हो गया और ये यूएस का पार्ट हो गया, ठीक है, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट, ठीक है, लीज ऑफ सेकेंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन एंड 5X-400, ठीक है, इन्होंने भी ये भी लिया ऑन 4 गिरोगिविच एंड क्लास, ठीक है, तो स्ट्रेंथ फ्रिगेट्स, ठीक है, ये भी बाई किया है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, एंड यूएस के साथ भी उसी तरीके से कुछ जो है प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, ठीक है, एंड यहाँ पे एक इमेज भी दी है। अब हम मूव होते हैं टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़। What is Uyghurs? Who are Uyghurs? तो 100 of ethnic minority लेबर जो रिसाइड करते हैं इन द चाइनीज नॉर्थ वेस्टर्न Xinjiang region are being forced to pick the cotton थ्रू अ कोरेसिव स्टेट रन स्कीम, ठीक है, ऐसे रिपोर्ट से पता चला है। ये जो रिपोर्ट है इज़ लाइकली टू हिप मोर प्रेशर ऑन अ ग्लोबल ब्रांड जैसे कि नाइकी हो गया, गैप हो गया और एडिडास हो गया, एंड विच कैन अश्योर्ड ऑफ गिविंग Uyghurs forced labor in their textile supply chain. Regarding few background, तो राइट एक्टिविस्ट जो है
हैज सेड दैट जिंगजियांग जो है इट इज़ अ होम ऑफ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल इंटरमेंट कैंप, ठीक है, जो इम्प्रिजन किया है एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल्स को, जहाँ पे चाइना जो है हैज़ डिफाइंड एज अ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर टू काउंटर एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। तो अभी ये जो इथनिक कम्युनिटी है उनके बारे में अगर देखा जाए तो एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो मेनली कॉन्सेंट्रेटेड है इन द नॉर्थ वेस्टर्न जिंगजियांग प्रोविंस इन चाइना, और द क्लेम क्लोजर इथनिक टाइज इन अ टर्की एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्री दैन अ चाइना, ठीक है, बाय ब्रूट एंड ब्रूटल एंड अ फोर्स। अब देखते हैं कि वाई इज़ द चाइना टारगेटिंग दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है। तो जिंगजियांग जो है एक टेक्निकली एक ऑटोनॉमस रीजन है विद इन द चाइना, एक लार्जेस्ट रीजन है, रिच इन मिनरल्स, शेयरिंग बाउंड्रीज विद द 8 कंट्रीज, जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और अफगानिस्तान भी है। एंड ओवर अ पास्ट डिकेड एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इस रीजन में जो है दिखी गई है, एंड विच ब्रॉट अ लार्ज नंबर ऑफ अ मेजोरिटी हैंग चाइनीज हु हैज़ बीन कंसर्न की बेटर जॉब, एंड ये जो यूगर्स की फीलिंग्स है, ठीक है, देयर एंड दिस लेफ्ट द यूगर्स फीलिंग देयर लाइवलीहुड एंड द आइडेंटिटी अंडर द थ्रेट। एंड उसके साथ साथ 2019 में जो है इन द रिवॉल्ट एक हुआ था, जहाँ पे 200 जो पीपल्स थे मोस्टली हैंग चाइनीज इन द रीजन, ठीक है, उस रीजन में, ठीक है, दे वेर किल्ड। एंड फर्दर काफ़ी ज़्यादा जो है वॉयलेंट इंसिडेंट भी वहाँ पे हुए हैं। एंड जो बीजिंग है ऑल्सो कॉल, ये जो इथनिक ग्रुप है, ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी इथनिक ग्रुप है, वांट टू इस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट स्टेट। एंड फर्दर जो है कल्चरल टाइज वो भी एक निगोशिएट करते हैं, ठीक है, विद देयर नेबरहुड। एंड द लीडर फियर है कि ये कहीं ना कहीं इट विल टेक प्लेस विद पाकिस्तान एंड मे बी सेपरेट मूवमेंट इन द जिंजियांग, ठीक है। एंड देयरफॉर जो चाइनीज पॉलिसी है, ठीक है, टू हैव सीन वन ऑफ द थ्रेटनिंग टू द एंटायर कम्युनिटी एंड लॉन्चिंग सॉरी systematic project to chip away at every market in this particular region। ओके, तो ये हो गया इस कम्युनिटी के बारे में, और चाइना के भी क्या व्यू है, ठीक है, उसको भी हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं स्पाइक इन रिटर्न ऑफ पीपल टू बांग्लादेश। तो बीएसएफ एंड एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अकॉर्डिंग पता चला है कि लास्ट 4 ईयर में नियरली ट्वाइस द नंबर ऑफ इनलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट जो है दे हैव बीन कॉट लिविंग द कंट्री एज कम्पेयर टू दोज हु आर कमिंग इन लीगली। एंड टिल डिसम्बर, ठीक है, 14 दिस ईयर एज मेनी 3,173 इलीगल माइग्रेंट जो है were upheld by the BSF and they were attempting to cross over to the Bangladesh, and 3 times more than जो इनिशियली कॉट हुए थे, ठीक है। एंड मतलब एंटर होने से, ठीक है, हु वेर कॉट वाइल ट्राइंग टू एंटर इन इंडिया, और इतने जा रहे थे बांग्लादेश, ठीक है, तो ये 3 टाइम मोर है। एंड 2019, 18 और 17 का अगर देखा जाए 2019, 18 सॉरी 2019, 18 और 17 का केस देखा जाए तो जो नंबर ऑफ बांग्लादेशी है लिविंग द कंट्री वो इतना रहा है, ठीक है, तो 17 में बहुत कम था, 18 में उससे थोड़ा ज़्यादा, एंड 19 में थोड़ा उससे कम है, ठीक है, 18 से, एंड रिस्पेक्टिवली कंपैरिजन टू जो एंटर हुए हैं इनलीगली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस माइग्रेशन। तो एक अनादर ऑफिशियल added that there is a surge in the number of illegal Bangladeshi leaving the country क्यों, ड्यू टू द लैक ऑफ अ वर्क जो कोविड-19 के वजह से और लॉकडाउन के वजह से हुआ है। एंड वंस कॉट व्हाट डू द सिक्योरिटी एजेंसी डू विद देम, ठीक है, अभी वो जो इनलीगल माइग्रेंट, ठीक है, जो बांग्लादेश को, ठीक है, जो वापस जा रहे थे, ठीक है, तो उनको कॉट होने के बाद वो क्या करते हैं, एज इफ दे आर अफरेंट देन they let them to go, and if they are arrested it will lead to the lengthy legal procedure, एंड इलीगल जो माइग्रेंट होते हैं, ठीक है, उनको शेल्टर या डिटेंशन होम में रखा जाता है जब तक उनकी आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ नहीं हो जाती। कंसेंसस क्या है, इट इज़ बिकमिंग अ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रोहिंग्याज एंड द बांग्लादेशीज, एंड जो बीएसएफ प्रोफेशनल पर्सनल्स हैं दे आर नॉट इक्विप्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस टू, ठीक है, तो ये एक मेजर कंसर्न है। रिगार्डिंग फ्यू बैकग्राउंड, इंडिया और बांग्लादेश जो है वो शेयर करता है 4096.7 किलोमीटर ऑफ अ बॉर्डर, जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर रहा है, लैंड बॉर्डर, जिनके साथ इंडिया जो है अपना
जो है शेयर करता है, ठीक है, लैंड शेयर करता है। एंड जो इंडिया बांग्लादेश है लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, इट केम इनटू फोर्स फॉलोइंग द एक्सचेंज ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ रेटिफिकेशन इन जून 2015। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग फ्यू बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं फैक्ट फॉर द प्रीलिम। डैक पे, ठीक है, एक न्यू डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जो लॉन्च किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक थ्रू। ये जो डैक पे है इट इज़ अ सूट ऑफ अ डिजिटल फाइनेंस एंड असिस्टेंट बैंक सर्विस जो प्रोवाइड करता है एक पोस्टल नेटवर्क टू क्रैटर टू द फाइनेंशियल नीड टू द वेरियस सेक्शन ऑफ अ सोसाइटीज़, पर्टिकुलरली जो रूरल एरिया में रहते हैं। ये सर्विस जो है इंक्लूड करती है फ्री ऑफ अ कॉस्ट मनी रिसिप्ट ट्रांसफ़र करती है एट अ डोर स्टेप, स्कैनिंग QR कोड एंड टू मेक अ पेमेंट अ रेंज ऑफ अ यूटिलिटी एंड अ बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, अब हम देखते हैं FSDC के बारे में, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। ठीक है, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिसंबर 2010 में। ठीक है, ये जो काउंसिल है, ठीक है, वो सेट की स्ट्रेंथन करें और इंस्टीट्यूशनलाइज करें जो मैकेनिज्म है फॉर मेंटेनिंग अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक्सचेंजिंग इंटर regulatory coordination and promoting a financial sector development। एंड एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है जो चेयर की जाती है बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हिमालयन सेरो। ठीक है, इट वॉज फर्स्टली साइट इन द हिमालय इन द कोल्ड डेजर्ट रीजन दैट इज द हिमाचल प्रदेश। हिमालयन स्क्वेरो जो है, ठीक है, रिजेंबल करती है क्रॉस बिटवीन अ गोट डंकी काउ एंड पिग। ठीक है, मीडियम साइज मैमल है, ठीक है, विद अ लार्ज हेड, थिक नेक, लॉन्ग लिम्स, लॉन्ग म्यूल ईयर्स एंड अ कोट लाइक अ डार्क हेयर। एंड कैटेगरी अगर देखा जाए वनरेबल है IUCN के स्टेटस के रेड लिस्ट ऑफ अ थ्रीटन स्पीशीज शेड्यूल 1 ऑफ अ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी मेंशन की गई है। ठीक है, आप यहाँ पे इसका फिगर देख सकते हो। एंड अभी देखते हैं राष्ट्रीय काम धेतु आयोग के बारे में। ठीक है, वो कंस्टिट्यूट हुआ था 2019 में। ठीक है, ये जो आयोग है हाई पावर परमानेंट एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, जो मैंडेट करती है टू हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो डेवलप करे एक अप्रोप्रिएट प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ अ इंडिजिनियस ब्रीड ऑफ अ काउ। ठीक है, इट केम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंडर। ये जो राष्ट्रीय काम धेनु आयोग है, ठीक है, विल फंक्शन एट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। उसके साथ साथ एक मेघदूत अवार्ड के बारे में भी दिया गया है। एक इट इज़ गिवन एवरी ईयर, ठीक है, बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर द एक्सीलेंस इन द पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो आज का न्यूज़ सेक्शन था उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।